हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बीबीसी के खिलाफ 300 से ज्यादा पूर्व जज नौकरशाहों ने खोला मोर्चा। कहा ये एक तरफा रिपोर्टिंग है। जी हां दोस्तों, बताएंगे 300 से भी ज्यादा नौकरशाह उतरे प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में। और साथ ही आपको बताएंगे जहां बिलावल भुट्टो ने खुद कह दिया है कि पाकिस्तान में नहीं है आतंकवादियों से लड़ने का दम। जी हां दोस्तों, आखिर किस वजह से टेकने पड़ गए बिलावल को घुटने, दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर क्या पुतिन जिंदा है या नहीं। जी हां, जेलेंस्की ने कहा कैसे करें यकीन किया ये बड़ा दावा बताएंगे। दोस्तों यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा बयान दिया है पुतिन के गायब होने को लेकर। और दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति नंबर 1 हो चुकी है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीबीसी के खिलाफ 300 से ज्यादा पूर्व जज नौकरशाहों ने खोला मोर्चा। कहा ये एक तरफा रिपोर्टिंग की गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बनी बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों और पूर्व सैनिकों के एक समूह ने आलोचना की है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को एक देशभक्त के खिलाफ प्रेरित आरोप पत्र करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यह भारत में पिछले ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल रूप है, जो खुद को हिंदू मुस्लिम तनाव को पुनर्जीवित करने के लिए न्यायाधीश और जूरी दोनों के रूप में स्थापित करता है। यह ब्रिटिश राज की फूट डालो और राज करो की नीति की उपज है। बीबीसी की 2 भागों वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में दावा किया गया है कि इसमें 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कुछ पहलुओं की जांच की गई है। तब मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को भी ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। आप सभी को बता दें 13 पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों सहित 133 पूर्व नौकरशाहों और 156 पूर्व सैनिकों के हस्ताक्षर वाला एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक तटस्थ आलोचना या रचनात्मक स्वतंत्रता या सत्ता विरोधी दृष्टिकोण का उपयोग करने के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीबीसी सीरीज न केवल भ्रमपूर्ण और स्पष्ट रूप से एक तरफा रिपोर्टिंग पर आधारित है, बल्कि ये एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व की 75 साल पुरानी इमारत के आधार पर सवाल उठाती है। जी हां, आप सभी को बता दें कि भास्वती मुखर्जी पूर्व राजदूत ने कहा है कि बीबीसी का भारत के साथ व्यवहार का रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। नीदरलैंड में भारत की पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी ने कहा कि बीबीसी का भारत के साथ व्यवहार करने का एक खराब रिकॉर्ड है। ऐसा लगता है कि भारत के संबंध में उसकी औपनिवेशिक मानसिकता है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से बीबीसी के खिलाफ 300 से ज्यादा पूर्व जज और नौकरशाह ने मोर्चा खोला है दोस्तों, साथ ही साथ परसों ऋषि सुनक ने भी, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से समर्थन किया है। जमकर समर्थन करते हुए बीबीसी को फटकार लगाई है दोस्तों। एक तरफा इसको रिपोर्टिंग उन्होंने भी करार दिया। ऐसे में पूरा विश्व मोदी जी की तरफ एकजुट होता नजर आ रहा है और मोदी जी के समर्थन में बीबीसी को खरी खोटी सुना रहा है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों बीबीसी को और उसके इस एक तरफा रिपोर्टिंग को लिखकर अवश्य बताइएगा और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और इस वीडियो का जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर बिलावल भुट्टो ने खुद कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों से लड़ने का दम नहीं। आखिर किस वजह से बिलावल ने टेके घुटने। बता दे भारत से हर जंग में मुंह की खाने के बावजूद गीदड़ भभकी से बाज न आने वाला पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के सामने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसके अंदर आतंकवादियों से लड़ने का दम नहीं है। ये बात सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये चौंकिए मत, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है। आखिर पाकिस्तान ने इतनी जल्दी आतंकवादियों के सामने घुटने कैसे टेक दी और अफगानिस्तान पर अब उसकी राय क्या है, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी सरकार आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ने में अपने दम पर सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की नई सरकार भी अकेले इन आतंकवादियों से लड़कर सफल नहीं हो सकती। जरदारी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि अफगानिस्तान की सरकार अपने दम पर आतंकवादियों से लड़ने में सफल हो पाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहूंगा कि हम अकेले दम पर आतंकवादियों से नहीं लड़ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि उन आतंकवादी संगठनों के साथ पाकिस्तान की सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी जो देश के कानूनों और संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ सरकारी समाचार एजेंसी के
अनुसार दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान वॉशिंगटन पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में बिलावल भुट्टो ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि अगर हम अफगान अंतरिम सरकार के साथ काम कर सकते हैं जिसका इन समूहों पर प्रभाव है तो हम अपनी सुरक्षा कायम रखने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि देश का नया नेतृत्व राजनीतिक और सैन्य दोनों उन आतंकवादी संगठनों से कोई बातचीत नहीं करेगा जो देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। बहरहाल दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने खुद माना है कि उनके पाकिस्तान में आतंकवादियों से लड़ने का दम नहीं बचा है। उनकी सेना आतंकवादियों के सामने पस्त हो सकती है, ये खुद एक पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर विदेश मंत्री ऐसा कह सकता है तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या हालात होगा उस देश का। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जी हाँ, ब्रिटिश सांसद ने बांधे तारीफों के पुल। बता दें कैसे। ब्रिटिश सांसद ने दहाड़ लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में किसी से छिपी हुई नहीं है। ब्रिटेन के सांसद ने पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की है। लॉर्ड करण बिलो मोरिया ने पीएम मोदी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बताया है। उन्होंने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत के साथ ब्रिटेन के संबंधों के महत्व के बारे में बात करते हुए ये बात कही। ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड करण बिली मोरिया ने ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों के महत्व पर संसद की बहस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी एक लड़के के रूप में गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचा करते थे। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस दुनिया पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। इंडियन एक्सप्रेस स्टेशन से निकल चुकी है। ये अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। यूके को आने वाले दशकों में भारत का सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त और साझेदार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1.4 अरब लोगों के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है दोस्तों और क्लियर कह दिया है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। अगर आप भी इनके बात का समर्थन करते हैं तो ब्रिटिश सांसद को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पुतिन जिंदा है या नहीं, जेलेंस्की ने कहा कैसे करें यकीन और साथ में कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 11 महीने पूरे होने वाले हैं और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन जिंदा है या नहीं ये पक्का नहीं है। जेलेंस्की ने पुतिन के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते वक्त उन्होंने ये बात कही। रशिया ने भी जेलेंस्की के इस दावे पर पलटवार किया। बता दें कि यह दावा पहले भी कई बार किया जा चुका है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन अब जो दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुद किया है वो बहुत ही और बेहद चौंकाने वाला है। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात किससे करूं। पुतिन जिंदा है या नहीं ये भी पक्के से नहीं कहा जा सकता है। अगर वो नहीं है तो फैसले कौन ले रहा है। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति के पहले के मुकाबले पब्लिक के सामने कम आने के बीच जेलेंस्की ने यह दावा किया है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उनके स्वास्थ्य को लेकर उठे सवालों के बाद से वो सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई दिए और पुतिन इस बार बर्फीले पानी में पारंपरिक रूप से डुबकी लगाने के ऑर्थोडॉक्स एपिफेनी के मौके पर भी नहीं दिखाई दिए। यूक्रेनी अब इसी को मुद्दा बना रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में इस पर आप यूक्रेनी राष्ट्रपति के बयान पर दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां नेपाल में भारत ने पलटी ऐसी बाजी देखता रह गया चीन। काठमांडू तक सबसे पहले दौड़ेगी हिंदुस्तानी ट्रेन। जी हाँ, चीन भारत के खिलाफ नेपाल को लगातार प्रलोभन देता रहता है। चीन केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन बिछाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन भारत ने बाजी पलट दी है। जी हाँ, रक्सौल से काठमांडू रेलवे लाइन के लिए भारत ने फाइनल लोकेशन सर्वे तेज कर दिया है। इससे चीन ठगा सा रह गया है। जी हाँ, भारत के एक्शन में आने से चीन भी
उठा पटक में जुट गया है और उसने अपनी चाल को तेज कर दिया है। चीन ने अब केरुंग से काठमांडू रेलवे लाइन की संभावना की जांच के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। ड्रैगन की चाल में ये तेजी केपी ओली के समर्थन वाली प्रचंड सरकार के सत्ता में आने के बाद आई है। हालांकि भारत के रक्सौल से काठमांडू रेलवे लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे तेज होने के बाद हमारा काठमांडू तक रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस तरह मोदी सरकार ने ड्रैगन की नापाक साजिश को करारा जवाब दिया है। इसी बीच विशेषज्ञों का भी कहना है कि चीन अरबों डॉलर की इस रेलवे लाइन के जरिए नेपाल को श्रीलंका की तरह से कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। ये रेलवे लाइन हिमालय के बीच से बनाई जानी है, जो बहुत ही खर्चीला और तकनीक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। यही नहीं, रेलवे लाइन बनने के बाद उसे चलाए रखने में करोड़ों रुपए की धनराशि का भी खर्च आएगा। जी हाँ, ऐसे में आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि चीन के लिए आखिर मामला कहां अटका है। तो आपको बता दें, चीन ये रेलवे लाइन बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बनाना चाहता है, जिसका पूरा खर्च वो नेपाल से वसूलना चाहता है। इसी बीच नेपाल सरकार चाहती है कि उससे चीन लोन की जगह आर्थिक सहायता दे। इसके लिए चीन तैयार नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले दोस्तों पोखरा एयरपोर्ट पर भी चीन की चाल में आ चुका है नेपाल और एक बार चोट खा चुका है। उसके बाद अब नेपाल भारत की तरह भारत के दिए ज्ञान पर चल रहा है दोस्तों, और इस बार भारत जरूर नेपाल को बचा लेगा। आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और नेपाल को क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों चाइना से बचने के लिए बताइएगा। जरूर चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां अगले दलाई लामा के उत्तराधिकारी प्रक्रिया में चीन दे रहा दखल। बौद्ध संगठन ने लगाई लताड़। बता दें, बौद्ध संगठन ने अगले दलाई लामा के उत्तराधिकार की प्रक्रिया में दखल देने पर चीन को लताड़ लगाई है। जापानीज बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड फेडरेशन ने एक सख्त संदेश में कहा है कि तिब्बती लोगों को तिब्बती संस्कृति और इतिहास के आधार पर 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला करना चाहिए, न कि चीन के आधार पर। जापानीज बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वर्ल्ड फेडरेशन एकमात्र संगठन है जो जापान सहित दुनिया भर में बौद्ध धर्म के कई संप्रदायों की एकजुटता के लिए काम करता है। इसने पत्र में तिब्बत के धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में चीन के निरंतर हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई गई। फेडरेशन के महासचिव हीरो मिजुतानी ने कहा कि उत्तराधिकार की प्रक्रिया में चीन की कोई भूमिका नहीं है। आगे कहा कि गैर धार्मिक लोगों द्वारा धार्मिक नेता का निर्णय लेना अपने आप में विरोधाभासी है। बात करने को और खबर की, जहां पर तालिबान के झंडे के सामने यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों ने खिंचवाई फोटो, मांगनी पड़ी माफी, बताया सबसे बड़ी चूक। बता दें, अपनी एक बड़ी चूक की वजह से संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूएन को वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के कुछ कर्मियों ने अफगानिस्तान में तालिबान के झंडे के सामने तस्वीरें खिंचवाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने माफी मांगते हुए इसे बहुत बड़ी चूक माना। यूएन की डिप्टी सेक्रेटरी अमीना मोहम्मद ने इस हफ्ते अफगानिस्तान की यात्रा की थी। जब अमीना अफगानिस्तान में तालिबानी नेताओं से मिल रही थी, उसी दौरान तालिबान के झंडे के सामने संयुक्त राष्ट्र के कुछ कर्मियों ने तस्वीरें खिंचवाई। अमीना मोहम्मद के साथ यूएन वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बहौस और यूएन के राजनीतिक विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल खालिद अमीरी ने अफगानिस्तान का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने काबुल और कंधार में तालिबानी नेताओं से मुलाकात की और महिलाओं की शिक्षा और काम करने को लेकर उन पर लगे बैन पर अपनी चिंता व्यक्त की। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अफगानिस्तान के झंडे के सामने विश्व में कोई पिक्चर नहीं खिंचवाना चाहिए जब तक इसको आधिकारिक रूप पूरे विश्व में नहीं मिल जाता, जब तक पूरे विश्व के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए और वाकई ये बहुत बड़ी चूक थी। तो इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन के हमलों से सहमा रशिया मॉस्को की छतों पर तैनात किए मिसाइल लॉन्चर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, यूक्रेन की ओर से राजधानी मॉस्को पर पूरी तरह से हमले की आशंका को देखते हुए रशिया ने मॉस्को में अपनी हवाई सुरक्षा को तत्काल बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मॉस्को के बाहर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक निवास के पास एक एंटी एयर सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय रक्षा प्रबंधन केंद्र की छत पर एक पेंटीर S-1 रक्षा प्रणाली दिखाई दी है, जो यूक्रेन पर पुतिन के आक्रमण का कमांड सेंटर भी है। एक वीडियो में उसी शक्तिशाली प्रणाली को क्रेमलिन से 1.5 मील दूर तोगांका जिले के टेटरिंस्की में लेन में एक छत पर ले जाते हुए दिखाया गया है। एक दूसरी वीडियो क्लिप में नोवो ओगारोवो में रूसी राष्ट्रपति के कंट्री रिट्रीट के पास एक और पेंटीर S-1 कॉम्प्लेक्स लगाते हुए दिखाई दिए। जाहिर तौर पर यह यूक्रेनी ड्रोन
ड्रोन या मिसाइलों से बचने की तैयारी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर ग्लोबल आतंकी घोषित होते ही अब्दुल रहमान मक्की की निकली हेकड़ी, बोला मैं तो लादेन जवाहिरी का विरोधी रहा। जी हाँ, ग्लोबल आतंकी घोषित होते ही अब्दुल रहमान मक्की की हेकड़ी अब निकलने लगी है। पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर तैयबा के डिप्टी लीडर मक्की ने लाहौर की कोट लखपत जेल से वीडियो जारी किया है। इसमें वो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से अपना कोई लिंक होने से इनकार कर रहा है। मक्की ने कहा कि वो अलकायदा और ISIS के विचारों व कार्यों से पूरी तरह सहमत नहीं है। उसने कहा कि मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि मैं ओसामा बिन लादेन, अहमान अल जवाहिरी या अब्दुल्ला आजम जैसे व्यक्तियों के विचारों का समर्थन नहीं करता। मैंने तो अपने एकेडमिक जीवन में हमेशा उनके कामों का विरोध किया है। अब्दुल रहमान मक्की ने 1980 के दशक में इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का फैकल्टी मेंबर होने के आरोपों से इनकार किया, जहां उन पर अलकायदा के नेताओं या अफगान कमांडरों से मिलने का आरोप लगाया गया था। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां चीन ने फिर की ताइवानी सीमाओं में घुसपैठ, रक्षा क्षेत्र में भेजे 31 सैन्य विमान और 4 नौसैनिक जहाज। जी हाँ, चीन और ताइवान के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चीन ने एक बार फिर ताइवानी सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश की है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर घुसपैठ हुई है। ताइवान के आसपास 31 चीनी सैन्य विमानों और 4 नौसैनिक जहाजों का पता चला है। रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि पता लगाए गए विमानों में से 12 विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र बोले तो अडीज में प्रवेश किया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि ताइवान के आसपास 31 PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी विमान और 4 PLN जहाजों का शुक्रवार सुबह 6 बजे पता चला है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां इसी से जुड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने दी है चीन को बड़ी चेतावनी, कहा अगर ताइवान को छेड़ोगे तो पूरी दुनिया होगी प्रभावित। अमेरिका ने दी चीन को बड़ी चेतावनी। जी हाँ, चीन ताइवान को लगातार धमकाने का काम कर रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने ड्रैगन की तानाशाही को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान की यथास्थिति को बदलने के खिलाफ चीन को आगाह किया है और कहा है कि ताइवान को छेड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में भारतवंशी मेयर ने कहा कि जो बाइडेन जानते हैं कि भारतीय अमेरिकी समुदाय उनके लिए बेहद खास है। जी हाँ, सिनसिनाटी के भारतवंशी मेयर आफ्ताब पुरवेल ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को बेहद अच्छे से समझते हैं कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के पास देश की लोक सेवा में योगदान देने के लिए बहुत कुछ है और ये समुदाय उनके लिए खास है। जो बाइडेन के प्रशासन में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर न्यूजीलैंड के नए PM बनने जा रहे क्रिस हिपकिंस कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में दिया था बड़ा योगदान। बता दें, कोविड-19 महामारी के लिए न्यूजीलैंड की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले क्रिस हिपकिंस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जयसिंडा अर्डन की जगह लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शनिवार बोले तो 21 जनवरी को यह जानकारी दी। पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नामांकित एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरने के बाद रविवार यानी आज कॉकस की बैठक में हिपकिंस के नए नेता के रूप में पुष्टि होने की उम्मीद है। उन्होंने संसद भवन के बाहर मीडिया से कहा कि मेरे सहयोगियों ने मेरे प्रति जो समर्थन दिखाया है उससे मैं वास्तव में सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। ऐसे में उनको कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा। हिपकिंस को बात करने और खबर की, जहां परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। नेताजी सुभाष की जयंती पर PM मोदी जी होंगे कार्यक्रम का हिस्सा। जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन यानी 23 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस मौके पर PM मोदी अंडमान में प्रस्तावित नेताजी स्मारक के मॉडल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। इन द्वीपों के अभी तक नाम नहीं थे, ये अभी तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से ही जाने जाते थे। अब PM मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीप के नाम देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे और इस तरीके से पराक्रम दिवस पर परमवीर चक्र विजेताओं को भी सम्मानित होंगे। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर बोले नवाज शरीफ, कहा पागल आदमी इमरान खान और बाजवा भी दोषी है, कहा पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जी हां, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ ने कहा कि देश में मौजूदा संकट के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख जिम्मेदार हैं। इन्होंने 2018 के आम चुनाव में धांधली करके इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में बैठाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने अपनी निजी इच्छाओं और सनक के चलते पाकिस्तान को संकट में धकेलने का काम किया। PTI प्रमुख इमरान खान को पागल आदमी करार देते हुए शरीफ ने कहा कि PTI सरकार के 4 साल के दौरान उसके यानी प्रदर्शन की तुलना हमारी सरकार के 4 साल के से करने पर आपको अंतर पता चलने के साथ ही ये भी दिख जाएगा कि कैसे उन्होंने यानी इमरान खान पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, एक और खबर की बात करें जहां पर भारत आ रहे हैं मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी। आखिर कैसे गहरी होगी एक और मुसलमान देश के साथ भारत की दोस्ती, बता दें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अगले हफ्ते भारत पहुंचेंगे। वो बतौर मुख्य अतिथि देश के गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनेंगे। उनके दौरे पर करीब से नजर रखने वाले विदेश मामलों के जानकारों की माने तो सीसी की नजर इस दौरान भारत के साथ कृषि और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर होगी। वो चाहते हैं कि भारत और मिस्र के रिश्ते और मजबूत हों और इसी सिलसिले में वो इन दोनों क्षेत्रों में अहम समझौतों को अंजाम देना चाहेंगे। ये पहला मौका है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हो रहे हैं। सीसी 24 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। उनके आधिकारिक कार्यक्रमों का आगाज 25 जनवरी से होगा और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया जाएगा। भारत और मिस्र के संबंधों में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इनको वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा। अतिथि देवो भव के भारत के गुण के मद्देनजर। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और खबर की जहां ऋषि सुनक अपने पूर्ववर्ती बोरिस जॉनसन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद वोट जुटाने में सबसे ज्यादा सक्षम। बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक नए सर्वेक्षण में अपने पूर्ववर्ती बोरिस जॉनसन की तुलना में अधिक भरोसेमंद, आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और वोट जुटाने की अधिक क्षमता वाले व्यक्ति माने गए हैं। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के लिए सवंता कॉम रेस सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2019 के आम चुनाव में बड़ा जनादेश हासिल करने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में जॉनसन की जरूरी लोकप्रियता 2024 में संभावित अगले चुनावों से पहले ब्रिटिश मतदाताओं के बीच नहीं है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 63% लोग 58 वर्षीय जॉनसन के विरोध में हैं और इस विचार के पक्ष में केवल 24% लोग हैं कि वो फिर से देश का नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं लगभग 41% मतदाताओं का मानना है कि सुनक टोरी पार्टी की प्रतिष्ठा में सुधार सकते हैं, जबकि केवल 19% ने जॉनसन के बारे में ऐसा ही कहा। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की जहां 10-20 नहीं बल्कि चीन की 80% आबादी हो चुकी है कोरोना संक्रमित। अगली लहर को लेकर एक्सपर्ट ने कह दी बड़ी बात। बता दें चीन में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि अब यहाँ की 80% आबादी संक्रमित हो चुकी है। एक प्रमुख वैज्ञानिक ने शनिवार को कहा है कि अगले 2 से 3 महीनों में चीन में बड़े कोविड रिबाउंड की संभावना कम है क्योंकि 80% लोग संक्रमित हो चुके हैं। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुख्य महामारी विज्ञानी वू जुनियो ने कहा कि छुट्टियों के दौरान लोगों के बड़े पैमाने पर आंदोलन से महामारी फैल सकती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ सकता है। हालांकि हाल के दिनों में दूसरी लहर की संभावना नहीं है। जी हाँ, इसी बीच ये थी अभी की सबसे बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।